नमस्कार। आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और चर्चित राजनीतिक परिवार की इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में स्वागत है। आज हम एक ऐसे वंश के सफरनामे पर बारीकी से नजर डालेंगे जिसने भारत को दिशा दी। एक ऐसा सफर जो जितनी शानदार विजयों से भरा है, उतने ही गहरे विवादों और सच कहें तो दिल दहला देने वाली त्रासदियों से भी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से तीन बेहद प्रभावशाली हस्तियों के दौर से गुजरेंगे: इंदिरा, संजय और सोनिया गांधी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन तीनों ने अपने अपने तरीके से एक पूरे राष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी की, जिन्हें अक्सर भारत की लौह महिला कहा जाता है। अगर हम उनके शुरुआती सफर पर गौर करें तो 1917 में जन्मी इंदिरा गांधी 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की आधिकारिक परिचारिका और सबसे करीबी विश्वासपात्र बनी। राजनीति में उनकी औपचारिक एंट्री 1959 में हुई, जब उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया, और फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्री के एक छोटे से कार्यकाल के बाद 1966 में वो देश की तीसरी और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई साधारण कार्यकाल नहीं था। ये बेहद साहसिक और ऐतिहासिक घटनाओं का दौर था। मिसाल के तौर पे 1971 को ही ले लीजिए। उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही निर्णायक सैन्य जीत हासिल की, और इसी जीत का सीधा परिणाम था दुनिया के नक्शे पर एक नए राष्ट्र का उदय, बांग्लादेश। और सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि आम जनता के बीच भी उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। गरीबी हटाओ, ये नारा उस दौर में जंगल की आग की तरह फैल गया था। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी लोक लुभावन आर्थिक अपील थी। इसी के तहत उन्होंने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे जमीनी स्तर पर उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई। लेकिन देखिए, ये सफर केवल सफलताओं का नहीं था। बढ़ते राजनीतिक विरोध और देश के अंदर फैली अशांति के बीच 1975 में उन्होंने आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी। पूरे 21 महीने तक चले इस बेहद विवादास्पद दौर में नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। जाहिर है, इस कदम ने उनकी राजनीतिक विरासत पर एक बहुत ही लंबी और जटिल छाया डाल दी। इमरजेंसी के बाद जो हुआ वो भी कम दिलचस्प नहीं है। 1977 में देश ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ज्यादातर नेता शायद यहां हार मान लेते हैं ना, लेकिन उनका राजनीतिक लचीलापन वाकई हैरान करने वाला था। 1980 में उन्होंने एक जबरदस्त वापसी की और भारी बहुमत के साथ सत्ता में फिर से अपनी जगह बनाई। उनके इस दूसरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष पंजाब में बढ़ते सिख अलगाववादी आंदोलन की वजह से काफी तनावपूर्ण रहे। हालात यहां तक पहुंच गए कि जून 1984 में उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से चरमपंथियों को बाहर निकालने के लिए सेना भेजने का आदेश दे दिया। इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा फैसला जिसके बहुत ही गहरे राष्ट्रीय परिणाम हुए, और वो परिणाम एक बहुत ही भयानक सदमे के रूप में सामने आए। 31 अक्टूबर 1984 को उसी सैन्य कार्रवाई के प्रतिशोध में उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। दशकों तक देश की कमान संभालने वाली एक बेहद शक्तिशाली नेता का ये एक अत्यंत दुखद और हिंसक अंत था। अब हम इस कहानी के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। संजय गांधी, एक ऐसा नाम जो सत्ता और त्रासदी दोनों का प्रतीक बन गया। 1946 में जन्मे संजय गांधी ने किसी आम राजनेता की तरह शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने कोई पारंपरिक पढ़ाई का रास्ता नहीं चुना, बल्कि इंग्लैंड में रोल्स रॉयस के साथ अप्रेंटिसशिप की। जब वो भारत लौटे तो उनकी आंखों में एक सस्ती लोगों की कार बनाने का सपना था, और यही सपना आगे चलकर मारुति मोटर्स की नींव बना। लेकिन उनका असली प्रभाव 1970 के दशक के मध्य में दिखा। बिना किसी भी आधिकारिक सरकारी पद के वो अपनी मां के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए। सच कहें तो आपातकाल के दौरान वो एक अत्यंत शक्तिशाली अतिरिक्त संवैधानिक अथॉरिटी थे। दिल्ली में बड़े पैमाने पर झुग्गियां गिराने का अभियान हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर चला वो जबरन नसबंदी अभियान, संजय ही इन बेहद विवादास्पद और ध्रुवीकरण करने वाली नीतियों के मुख्य सूत्रधार थे। 1977 में कांग्रेस और खुद संजय गांधी चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने पर्दे के पीछे से काम किया और 1980 में पार्टी को सत्ता में वापस लाने में एक रणनीतिकार की तरह काम किया। अमेठी से सांसद बनकर और कांग्रेस के महासचिव के रूप में वो अब स्पष्ट तौर पर इंदिरा गांधी के चुने हुए राजनीतिक उत्तराधिकारी बन चुके थे।
अगर हम उनके प्रभाव का विश्लेषण करें तो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास दिखता है। आधिकारिक तौर पर उन्होंने अपने करियर के ज्यादातर हिस्से में कोई सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन वास्तविकता में उनके पास अपार शक्तियां थीं और उन्होंने प्रमुख राष्ट्रीय अभियानों को बिना किसी संवैधानिक पद के सीधे तौर पर संचालित किया। लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। 23 जून 1980 को नई दिल्ली में एक नए स्टंट विमान को उड़ाते समय कलाबाजी करते हुए एक भयानक दुर्घटना हुई और संजय गांधी की मौके पर ही मौत हो गई। उनका विवादास्पद लेकिन बेहद शक्तिशाली राजनीतिक सफर पल भर में थम गया। पहले संजय गांधी की अचानक मृत्यु और फिर इंदिरा गांधी की हत्या। इस विनाशकारी और दुखद क्रम ने अचानक एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस राजनीतिक वंश को आगे ले जाने के लिए अब कौन सामने आएगा? और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा अध्याय, सोनिया गांधी और एक बिल्कुल नई शुरुआत। इटली में एडविगे एंटोनिया अल्बीना माइनो के रूप में जन्मी सोनिया ने शुरुआत में तय किया था कि वो राजनीति से बिल्कुल दूर रहेंगी, लेकिन हालात ऐसे बने कि संजय की मृत्यु ने उनके पति राजीव गांधी को अनिच्छा से राजनीति में खींच लिया और फिर 1984 में अपनी मां की हत्या के बाद राजीव सीधे प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गए। लेकिन इस परिवार पर त्रासदियों का साया अभी छटा नहीं था। 1991 में राजीव गांधी की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जरा सोचिए, इतने गहरे व्यक्तिगत झटके के बाद कोई इंसान क्या करेगा? पार्टी के अनगिनत अनुरोधों के बावजूद सोनिया गांधी ने खुद को पूरी तरह से राजनीतिक सुर्खियों से दूर रखा। राजीव की मृत्यु के बाद के सालों में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा था। आखिरकार पार्टी को बिखरने से बचाने के भारी दबाव के बीच उन्होंने 1997 में राजनीति में कदम रखा। 1998 में अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पार्टी का कायाकल्प करना शुरू किया और नतीजा 2004 के राष्ट्रीय चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को एक बहुत ही आश्चर्यजनक और शानदार जीत दिला दी। अब 2004 की इस बड़ी जीत के बाद हर कोई मान रहा था कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। अपनी अंतरात्मा की आवाज का हवाला देते हुए उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस शीर्ष पद को ठुकरा दिया और अपनी जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया। अगर हम ध्यान दें तो एक ही परिवार के भीतर राजनीतिक दृष्टिकोण का कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ संजय गांधी थे जिन्होंने सत्ता और अधिकार को बेहद आक्रामक रूप से अपने हाथ में लिया, और दूसरी तरफ सोनिया गांधी जो पहले तो राजनीति में आने से ही हिचकिचाती रहीं और जब सत्ता उनके बिल्कुल सामने थी तो उन्होंने अपनी मर्जी से उसे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री पद ठुकराने के बावजूद वो यूपीए की सबसे अहम रणनीतिकार बनी रही। उन्हीं के नेतृत्व में 2009 में गठबंधन ने दोबारा जीत हासिल की। करीब 2 दशकों तक पार्टी की कमान संभालने के बाद जब उन्होंने 2017 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब तक वो भारतीय राजनीति में एक बेहद सम्मानित और प्रभावशाली हस्ती के रूप में अपनी जगह बना चुकी थी। तो अंत में ये सवाल उठता है, इंदिरा की वो अदम्य इच्छा शक्ति, संजय का सत्ता को लेकर वो आक्रामक रवैया और सोनिया का वो रणनीतिक त्याग, एक ही परिवार की ये विशाल राजनीतिक विजय, वो ध्रुवीकरण करने वाली नीतियां और दिल दहला देने वाली व्यक्तिगत त्रासदियां, ये सब मिलकर एक आधुनिक लोकतंत्र के भविष्य को किस तरह आकार देते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।